नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे एक बेहद ही दिलचस्प विषय पर बात करेंगे। आज हम मधु कांकरिया के उस शानदार यात्रा वृत्तांत पर चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है साना साना हाथ जोड़ी। देखिए, ये सिर्फ सिक्किम के नज़ारों की कोई आम सी ट्रिप नहीं है। ये असल में उन जादुई और रहस्यमयी पहाड़ों से होकर गुजरने वाली एक बहुत ही गहरी, वैचारिक और स्पिरिचुअल जर्नी है। अब ये जो टाइटल है ना, साना साना हाथ जोड़ी, ये असल में एक बहुत ही प्यारी सी नेपाली प्रार्थना है। लेखिका ने इसे वहां की एक स्थानीय युवती से सुना था। इसका मतलब होता है, मैं छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूं कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। सच कहूं तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये इस पूरे सफर की और हमारे आज के इस विश्लेषण की आत्मा को तय कर देती है। तो इस पूरी कहानी और इसके सार को अच्छे से समझने के लिए हम इन 6 पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, पाठ का परिचय, फिर गैंगटॉक की जादुई रात, प्रकृति और अध्यात्म का कनेक्शन, इस खूबसूरती के बीच जिंदगी की जदोजहद, कटाव के नज़ारे और देश के रक्षक, और अंत में हमारा फाइनल निष्कर्ष। चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, इस पूरे पाठ का एक संक्षिप्त परिचय। अगर हम इस यात्रा के नक्शे को अपने दिमाग में बैठाएं तो शुरुआत होती है गैंगटॉक की एक रात से, जहां लेखिका एक आम टूरिस्ट की तरह जाती हैं। फिर अगली सुबह कवी लॉन्गस्टॉक से होते हुए शाम तक युमथांग की घाटियां, और फिर तीसरे दिन सीधे 14,000 फीट की ऊंचाई पर कटाव। जैसे जैसे ये ऊंचाई बढ़ती है ना, वैसे वैसे लेखिका का नजरिया भी एकदम बदल जाता है। वो एक टूरिस्ट से एक दार्शनिक बन जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, गैंगटॉक की वो रहस्यमयी और जादुई रात। लेखिका ने गैंगटॉक को एक बहुत ही कमाल का नाम दिया है, मेहनतकश बादशाहों का शहर। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो टिमटिमाते तारों वाली रहस्यमयी रातें और खूबसूरत सुबह हम देखते हैं ना, उसके पीछे वहां के स्थानीय लोगों की बेतहाशा अदृश्य मेहनत छिपी होती है। ये लोग इतनी कठिन परिस्थितियों में भी पूरे स्वाभिमान के साथ जीते हैं, मानो वो सच में किसी सल्तनत के बादशाह हों। यहां से हम आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर, जहां प्रकृति और आध्यात्मिकता का एक बहुत ही गहरा संगम देखने को मिलता है। पहाड़ों के रास्ते में आपने अक्सर सफ़ेद और रंगीन बौद्ध झंडियां देखी होंगी। गाइड जिदे नार्गे इस बारे में एक बहुत ही दिलचस्प सांस्कृतिक बात बताता है। जब किसी बौद्ध धर्म को मानने वाले का निधन होता है तो उसकी शांति के लिए शहर से दूर 108 सफ़ेद पताकाएं फहराई जाती हैं, जिन्हें कभी उतारा नहीं जाता। और वहीं दूसरी तरफ जब कोई नया और शुभ काम शुरू करना हो तो रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं। मतलब स्थानीय लोगों द्वारा मौत और नई शुरुआत दोनों को सम्मान देने का क्या अद्भुत तरीका है। इसी सफर में एक कुटिया के अंदर प्रेयर व्हील, या जिसे हम धर्म चक्र कहते हैं, वो दिखाई देता है। वहां मान्यता है कि इसे घुमाने से इंसान के सारे पाप धुर जाते हैं। और यहीं पर एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन होता है। आप मैदानी इलाकों में हो या फिर हिमालय की ऊंचाइयों पर, हम चाहे विज्ञान में कितने भी आगे बढ़ गए हों, लेकिन पूरे देश की आत्मा, लोगों की आस्थाएं और पाप पुण्य को लेकर जो विश्वास है ना, वो पूरे भारत में बिल्कुल एक जैसा है। और फिर सामने आता है ये बेहतरीन प्राकृतिक नज़ारा, 7 सिस्टर्स वाटरफॉल। हिमालय के शिखरों से पूरे जोर से गिरता हुआ ये झरना, और उसके साथ चांदी की तरह चमकती तीस्ता नदी। ये कोई आम नज़ारा नहीं है। जब कोई इस निर्मल जलधारा के पास बैठता है तो सच में ऐसा लगता है जैसे अंदर की सारी नेगेटिविटी, सारी तामसिक इच्छाएं इस पानी के साथ बह गई हों। एक अजीब सी गहरी शांति महसूस होती है। लेकिन इस स्वर्ग जैसी खूबसूरती का एक दूसरा कड़वा पहलू भी है। हमारा चौथा पड़ाव, सुंदरता के बीच जिंदगी का कड़ा संघर्ष। यहां जो कॉन्ट्रास्ट सामने आता है ना, वो सच में आपको अंदर तक हिला देता है। एक तरफ वो स्वर्गीय प्राकृतिक सौंदर्य है, और ठीक वहीं पर भूख, मौत और जिंदा रहने की जंग चल रही है। वहां कुछ पहाड़ी औरतें हाथों में कुदाल और हथौड़ा लिए पत्थर तोड़ती दिखती हैं। सबसे झकझोर देने वाली बात तो ये है कि कुछ औरतों की पीठ पर बंधी डोको, यानी वो जो बड़ी टोकरी होती है, उसमें उनके छोटे छोटे बच्चे भी बंधे होते हैं। ये मातृत्व और इतनी भयंकर मेहनत का ऐसा रूप है जो किसी को भी निःशब्द कर दे। अब जरा सोचिए, इन पहाड़ों पर ये रास्ते बनते कैसे हैं? ये लिटरली मौत से खेलने जैसा काम है। पहले डायनामाइट से बड़ी चट्टानों को उड़ाया जाता है, फिर ये औरतें उन विशाल पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती हैं, और फिर एकदम संकरे रास्तों के किनारे उन्हें जाली में सेट किया जाता है। मतलब 1 इंच की भी चूक हुई और सीधा पाताल प्रवेश, मौत तय है। ये देखकर एहसास होता है कि ये मेहनतकश लोग समाज से कितना कम लेते हैं और उसके बदले अपनी जान जोखिम में डालकर हमें कितना कुछ लौटा देते हैं।
चलिए अब चलते हैं हमारे 5वें हिस्से की ओर, कटाव का बर्फीला सफर और हमारे देश के रक्षक। जब युमथांग में प्रदूषण की वजह से ताज़ा बर्फ नहीं मिलती तो ये यात्रा कटाव की तरफ मुड़ जाती है। इसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। चूंकि कटाव उस वक्त तक एक कॉमर्शियल टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना था, तो वहां की बर्फ बिल्कुल ताज़ी और अछूती थी। लेकिन इस जन्नत जैसी बर्फ के बीच चीन के बॉर्डर के पास -15 डिग्री सेल्सियस के कंपा देने वाले तापमान में तैनात भारतीय सेना की छावनियां एक बहुत ही गंभीर सच्चाई को सामने लाती हैं। वहां एक आर्मी बेस पर लगे इस बोर्ड को देखिए, जिस पर लिखा है वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो, यानी हम आपके सुरक्षित कल के लिए अपना आज दे रहे हैं। ये चंद शब्द इतने पावरफुल हैं कि भावनाएं छलक आती हैं। जहां हम कुछ मिनटों की ठंड में कांपने लगते हैं, वहां ये फौजी पौष और माघ की भयानक कड़ाके की सर्दियों में भी सीमाओं पर डटे रहते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि ये देश चैन की नींद सो सके। ये हमारे सैनिकों के उस निस्वार्थ बलिदान की कहानी है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, इस पूरी यात्रा का अंतिम निष्कर्ष। अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं थी, बल्कि भीतर की एक खोज थी। हमें क्या क्या समझ में आया? पहला, इंसान और प्रकृति के बीच का जो बैलेंस है वो कितना गहरा है। दूसरा, उन हाशिए पर रहने वाले मजदूरों की कड़वी सच्चाई, जिन्हें मेहनत के बदले ना के बराबर रिवॉर्ड मिलता है। तीसरा, हमारे सैनिकों का वो सर्वोच्च बलिदान। और सबसे जरूरी बात, प्रदूषण का वो भयानक असर, जिसकी वजह से इन पहाड़ों की अछूती बर्फ धीरे धीरे गायब हो रही है। और इसीलिए हमारा ये विश्लेषण इस एक बहुत ही चुभते हुए सवाल के साथ खत्म होता है, हमारी पीढ़ी ने प्रकृति के लय, ताल और गति के साथ क्या किया है? ये कोई कैजुअल सा सवाल नहीं है, ये एक गहरी चेतावनी है। हम इस प्राकृतिक संतुलन के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं वो एक अक्षम्य अपराध है। इस सवाल पर गंभीरता से विचार कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी का हिस्सा नहीं है, ये हमारे आने वाले कल और हमारे अस्तित्व की हकीकत है। इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को